नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि सप्ताह में 2 दिन हम आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। तो आज हमारा मंडे है और आज मंडे स्पेशल हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं फिजिक्स के चैप्टर 1 का 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इतना क्लियर कर लेते हो तो समझो कि पूरा जो चैप्टर 1 से चाहे जहाँ से क्वेश्चन आए पूरा यहीं से देखने को मिलेगा और इस तरीका से सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। हमारे पास अभी बहुत सारा समय है और इस समय को हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे, भिड़ जाएंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में और एक एक पॉइंट को पकड़ेंगे, तब हमारा नंबर जा करके इंक्रीज होगा। तो चलिए, सबसे पहले जब हम चैप्टर को पढ़ाए थे, यानी कि अगर मैं बात करूं तो एक दिन में 1 शॉट आपका करा रखा है प्रकाश का परावर्तन और आपको उतना ही पढ़ना है। और उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा ध्यान से। ये पहला ऑब्जेक्टिव है क्लास 10th का 2027 के लिए मेरे, है ना। तो यहाँ पे मैं बात करूं तो कहा जा रहा है कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग होती है। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अगर आपके एग्जाम में भी इस तरीका से क्वेश्चन आएगा तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, ये क्या है? एक अनुप्रस्थ तरंग है। ये हमेशा याद रखिएगा, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होता है। और ये क्वेश्चन अगर मैं बात करूं क्वेश्चन बैंक में तो 4 से 5 सालों में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। ठीक है, याद हो जाएगा। आगे नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है प्रकाश किस प्रकार गमन करती है, यानी कि प्रकाश किस तरीका से चलती है, किस रेखा में चलती है, क्या वो टेढ़ टाढ़ चलती है या फिर सीधा चलती है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन जैसे कि दिख गया, टेढ़े मार्ग में चलती है, गोलाकार मार्ग में चलती है, सीधी रेखा में चलती है या फिर वक्र मार्ग में चलती है। अगर सीधी रेखा के जगह पे सरल मार्ग हो गए, मान के चलिए अगर वही चीज आपसे पूछ दिया तब क्या कीजिएगा। तो यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखिएगा, प्रकाश की किरण या फिर प्रकाश जब कभी भी चलता है तो वो सीधी रेखा में चलता है, यानी कि 2 का यहाँ पे ऑप्शन सी परफेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे कहा जा रहा है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है और मीटर पर सेकेंड जरूर देखिएगा। कई बार होता क्या है, मीटर पर सेकेंड की जगह पे दूसरा चीज दे देता है ना। मीटर पर घंटा दे दिया या फिर मीटर पर अगर मैं बात करूँ किलोमीटर पर सेकंड दे दिया, ये सब चीज ध्यान में रखना। बट मीटर पर सेकंड अधिकतर में देता है तो इसीलिए मैंने मीटर पर सेकंड लगा रखा है। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो आपका 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। मतलब एक सेकेंड में जो प्रकाश होता है वो निर्वात में 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर तय करता है। अब यहाँ पे बात आती है कि इसमें ऑप्शन कौन परफेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए देखो ध्यान से, परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ। आगे वाला जो क्वेश्चन है वो और परफेक्ट है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ये क्वेश्चन का जवाब ऑलरेडी आपको पता है कि प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। ये सब चीज तो पता है। तो यहाँ पे जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा और ये याद रखना हमेशा। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे देखिएगा। अगला ये क्वेश्चन बनता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच में क्या संबंध होता है। जब आप पढ़े होंगे प्रकाश का परावर्तन तो उसका 2 गो नियम पढ़े हो कि पहला नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। वही चीज यहाँ पे बताना है। क्या बताइएगा आप लोग कि आपतन कोण या परावर्तन कोण से बड़ा नहीं होता है, नहीं परावर्तन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा होता है, बल्कि वो क्या होता है, दोनों बराबर होता है। ये यहाँ पे ऑप्शन सी परफेक्ट हो जाएगा, 5 का सी हो जाएगा। और ये सब क्वेश्चन तो नॉर्मली है, एक बार पर अगर आप देख लेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो ये सब चीज सोच समझ करके ही याद कीजिएगा और समझिएगा और इसे भूलिएगा नहीं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। और क्वेश्चन बैंक भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए 2-4
कर लीजिएगा, ठीक है, और वो मैं बताऊंगा। पहले ये बताओ समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है ना। और ये 6 नंबर क्वेश्चन बहुत मजेदार है, और 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब अगर मैं बात करूं तो काल्पनिक हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है, 6 का सी याद रख लीजिएगा। और एक और चीज, समतल दर्पण में जो होता है, जो प्रतिबिंब बनता है, जो उसमें इमेज बनता है, उसमें वस्तु के बराबर बनता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग अपना चेहरा देखते हैं ना समतल दर्पण में, यानी कि शीशा में, तो उसमें जितना बड़ा हम है उतना ही बड़ा उसमें दिखाया जाता है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। ये 2 क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समतल दर्पण की फोकस दूरी और समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। ये 2 चीज में से एक चीज तो हर बार देखने को मिलता है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी या फिर समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत मानी जाती है, अनंत मानी जाती है। यहाँ पे ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। क्यों अनंत मानी जाती है? क्योंकि समतल दर्पण की जो त्रिज्या है वो निकलवे नहीं करता है। मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण एकदम सीधा समतल होता है, त्रिज्या किसका निकलता है? गोला का निकलता है। तो एक बात बताइए, ये कहाँ जा करके गोला बनेगा? मान लीजिए ये चीज आप जो देख रहे हो, ये कहाँ जाकर यहाँ आके गोला बन जाएगा, या फिर यहाँ आके बनेगा, या फिर कहीं भी जाकर के बनबे नहीं करेगा। हालांकि समतल दर्पण गोल नहीं बनता है, तो इसीलिए इसका त्रिज्या नहीं आया, त्रिज्या अनंत हो गया। त्रिज्या अनंत हो गया मतलब कि इसका फोकस दूरी भी अनंत हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला ये वाला पॉइंट है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। दर्पण हमने आपको बताया है 2 प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण। गोलीय दर्पण भी बताया है 2 प्रकार का होता है, एगो समतल दर्पण, नहीं समतल दर्पण नहीं, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। सभी दर्पण का उपयोग भी हम बता रखे हैं। उत्तल दर्पण का भी उपयोग बताया है, अवतल दर्पण का भी उपयोग बताया है, समतल दर्पण का भी उपयोग बता रखे हैं। और बहुत आसान तरीके से 2-2 बताया है, जो कि आपको याद रहेगा हमेशा। लेकिन बात यहाँ पर ही आती है कि ई वाला क्वेश्चन में हम क्या कहेंगे, तो हम यही कहेंगे कि अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। तो इसमें दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर सी परफेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं रखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डॉक्टर के द्वारा कान देखने के लिए, नाक मतलब कान, गला, दांत, ये सब देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे पॉइंट समझिएगा। ये वाला चीज है कि वाहन के साइड मिरर के रूप में कौन दर्पण रहता है, ये भी हम बताए हैं ऑलरेडी। मैंने बताया था समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने में, पेरिस्कोप में, उसी तरीका से बताया था उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, है ना। और फिर उसके बाद परावर्तक सतह के रूप में होता है। उसके बाद मैंने आप सभी को अवतल दर्पण का भी बताया था दाढ़ी बनाने के रूप में। ये सब चीज बहुत चीज बता रखा हूँ, बट वो वीडियो नहीं देखी हो तो देख लेना और फेयर कर लो उस वीडियो का पूरा। एग्जाम में ना ही क्वेश्चन आएगा तब हमसे बात करना। तो पहले यहाँ वाहन के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ये वाला क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो 9 का यहाँ पे बी याद कर लीजिएगा, और ये बहुत परफेक्ट है। इसके बाद वाला पॉइंट देखिएगा, इससे ज्यादा दमदार ये वाला है। ये क्वेश्चन कहता है कि कौन सा दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अब एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण बड़ा बनाता है, समतल दर्पण बराबर बनाता है, उत्तल दर्पण छोटा बनाता है। उत्तल दर्पण छोटा बनाता है, समतल दर्पण बराबर बनाता है, अवतल दर्पण बड़ा बनाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन सा दर्पण हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनाता है, तो यहाँ पे उत्तल दर्पण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला ये वाला पॉइंट है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण का जो फोकस होता है ना आगे की तरफ होता है, और उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है ना पीछे की तरफ होता है। अवतल दर्पण देखिएगा ना तो इस तरीके से आपका अवतल दर्पण दिखेगा, ठीक है।
और उत्तल दर्पण देखिएगा ना, एक मिनट गलती बना दी है, लेंस में चले गए हम, लेंस में। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे अवतल जो दर्पण होता है ना, इस तरीका से रहता है, ठीक है, इस तरीका से अवतल दर्पण रहता है। और उत्तल दर्पण जो होता है ना, वो इस तरीका से होता है, इस तरीका से। तो इसका जो फोकस होता है ना, वो इधरे बन जाता है, लेकिन इसका फोकस जो होता है ना, इधर इधर बनता है, पीछे। तो आगे बनता है, सामने अवतल का बनता है या पीछे उत्तल का बनता है। तो ये जो सामने वाला रहता है वो ऋणात्मक रहता है। चिन्ह परिपाटी मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस तरीका से इसी पर समझ लो, मतलब कि काम देगा। इस तरीका से देख लो, ग्राफ पर है वो, इधर वाला प्लस होता है, इधर वाला माइनस होता है, ऊपर वाला प्लस होता है, नीचे वाला माइनस होता है। अब मैथ में ऑलरेडी आप लोग ग्राफ पढ़ चुके हो ना, तो किधर प्लस किधर धनात्मक किधर ऋणात्मक, ये सब चीज जानते हो। तो ये आगे है मतलब ये ऋणात्मक होगा। वही उत्तल दर्पण का यहाँ फिर भी हम बैठाएंगे तो ये इधर वाला में आ गया, तो उत्तल का धनात्मक हो जा रहा है, अवतल का ऋणात्मक। तो इस तरीका से आप खुद से जान सकते हो। हाँ, अगर नीचे आएगा तो कहेंगे कथी, ऋणात्मक, ऊपर रहेगा तो धनात्मक, क्योंकि हम पढ़ा रखे हैं वाई अक्ष का नीचे आता है तो माइनस में लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद ई वाला पॉइंट है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब किस तरीका का होता है, किस कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, ये वाला भी अगर क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा तो क्या सवाल का जवाब दे सकते हो आप लोग। अगर दे सकते हो ठीक है, नहीं दे सकते हो तो याद कर लो, उत्तल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। उत्तल दर्पण में भी क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। आगे देखिएगा, कहा जा रहा है कि दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। दंत चिकित्सक का मतलब दांत को देखने के लिए डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करता है। हमने बताया है ना, दांत, कान, मुंह, गला, ये सब देखने के लिए डॉक्टर जो होता है अवतल दर्पण का उपयोग करता है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर 13 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिएगा, इससे भी मजेदार है कि प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। ये वाला क्वेश्चन तो समझो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या मैं बताऊं। तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में होता है, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में होता है, और उसके बाद बारी आता है वायु का। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर निर्वात ऑप्शन में ना रहे तो वायु पे टिक कीजिएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जिसमें ना दे। हाँ, ऐसे कह दे कि निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, तो वायु टिक कीजिएगा। निर्वात नहीं रहेगा तो निर्वात रहेगा, निर्वात पे टिक कीजिएगा, ठीक है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन समझ गए। तो उसी तरीका से ई वाला क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। अभी यहाँ पॉइंट समझना, एकदम परफेक्ट क्वेश्चन बना करके लाया हूं। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, तो निर्वात में ज्यादा तो वायु में कम। हाँ भाई, पॉइंट यहाँ बना, कम होती है, 15 का यहाँ पर सी हो जाएगा, है ना। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। 15 का यहाँ पे क्या बोलिएगा, सी बोलिएगा। अब 16 नंबर जवाब दीजिएगा अगर पता होगा तो, और नहीं पता होगा ना तो अब यहाँ पे परफेक्ट समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। कहा जा रहा है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है। जैसे कि तालाब का जो जल है ना, कम गहरा क्यों दिखाई देता है। जैसे तालाब देखिएगा ना, तो उसमें ताकते हैं ना, तो लगता है कि एकदम गहरा नहीं है, एकदम कम गहरा है। तो ये जो प्रक्रिया होता है वो किस कारण से होता है, तो ये चीज आपका अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। ये आपका अपवर्तन के कारण होता है। सेकेंड चैप्टर का जो क्वेश्चन है, और बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसीलिए इसे मिस ना कीजिएगा। आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है ना। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, ये वाला समझो कि एग्जाम में आ ही गया, क्योंकि इस वर्ष नहीं आया तो इस वर्ष कहाँ जाएगा। तो लेंस देखिएगा, इस तरीका से लेंस रहता है, ठीक है। इस तरीका से आप लोग देखे होइएगा। तो एक यहाँ पर एक इधर, मतलब कहने का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बात समझिएगा कि लेंस में याद करने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ, दोनों तरफ से देख सकते हैं। हाँ, बस वही तरीका से याद कर लो। लेंस माने दोनों तरफ से देखेंगे, माने फोकस हो जाएगा दूगो। ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ओरिजिनल ना समझ लीजिएगा, याद करने के लिए बता रहा हूँ
कि लेंस में मुख्य फोकस दूगो होता है, ठीक है, कैगो होता है, दूगो होता है लेंस में मुख्य फोकस। हाँ, सीधा अगर आप याद करना है तो सीधा कर लीजिए। आई मान लीजिए लेंस हेनऊ से देखेंगे, हेनऊ से देखेंगे मैंने दूगो, तो दूगो कह दीजिएगा, ठीक है। याद करने के लिए बता रहा हूँ, असल चीज अगर मैं निकालूंगा सब चीज फोकस कैसे कहाँ पे तो ऑलरेडी बता दूंगा, बट पहले यहाँ ऑब्जेक्टिव का ट्रिक जो कि काम देगा, है ना। आगे देखिएगा, लेंस का आवर्धन किस प्रकार का होता है, लेंस का आवर्धन क्या होता है। एग्जाम का जो फॉर्मेट है उसमें ये क्वेश्चन ना होना एग्जाम अधूरा समझिए। एग्जाम में ये क्वेश्चन तो हर बार पूछता है। पहले ये समझो ना कि होता क्या है। तो लेंस की आवर्धन का जो मात्रक होता है वो मात्रक विहीन होता है, मतलब कोई भी मात्रक इसका नहीं है। लेंस की आवर्धन का मात्रक नहीं होता है, और जिसका मात्रक नहीं होता है उसे कहा जाता है मात्रक विहीन। आज समझ में आया? नहीं तो आप लोग समझ रहे होंगे कि मात्रक विहीन कोई, जैसे कि लंबाई मापने का मीटर होता है, द्रव्यमान मापने का किलो होता है, केजी होता है, उसी प्रकार से आप लोग समझते होंगे कि मात्रक विहीन कोई मात्रक है। लेकिन ये कोई मात्रक नहीं है, ये कोई यूनिट नहीं है। ये आपका क्या है, मात्रक विहीन, मतलब कुछ हो ना, इसको नहीं मापेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे यहाँ पे देखिएगा, किस पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अरे भाई, ई वाला पॉइंट तो आज हम समझा के छोड़ेंगे। किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, तो जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा चमकदार होगा, सबसे ज्यादा कठोर होगा। ऑप्शन अब मिल गया होगा, ऑप्शन देख के आंसर पता हो गया। तो ऑप्शन देख के आंसर पता हो गया क्योंकि ये हीरा हो जाएगा, क्योंकि हीरा सबसे कठोर होता है। दुनिया के सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। कहने का मतलब ये है कि हीरा जो है कार्बन के अपरूप है। कार्बन के मतलब दो गो अपरूप होता है, एगो हीरा होता है, एगो ग्रेफाइट होता है। तो हीरा जानिएगा, ग्रेफाइट जो कि विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो है अधातु है, ठीक है, अधातु है, और वो विद्युत का सुचालक होता है। अगर एग्जाम में यूं पूछे कौन ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, तो वो आपका ग्रेफाइट हो जाएगा, उससे करंट पास होता है। ग्रेफाइट, आप लोग पेंसिल देखे होइएगा तो उसको इधर से इसका भाग इस तरीके से हटा करके इधर, और इधर से भी हटा करके अगर लाइट में लगा करके उसको टच करेंगे तो करंट मारेगा, ठीक है। अब जा करके करंट मरवा ना लीजिएगा, ठीक है, वैसे आप लोग प्रयास नहीं कीजिएगा। हाँ, अगर आप सभी को प्रैक्टिस करना हो, देखना हो कि ना सच में होता है कि नहीं होता है, तो काम का कीजिएगा, दो तार ले लीजिएगा, ठीक है। एगो तरवा में इसे चिपका दीजिए, जैसे कि एक तार को ले जाइएगा, ठीक है। ये लो, एक तार यहाँ पे मैंने, ये एक बल्ब हो गया, ठीक है, मान लीजिए ये बल्ब है। अब यहाँ से इसमें से दो तार निकलता है, एक तार को डायरेक्ट लगा दीजिए, ठीक है, एक तार को यहाँ से लाइए, यहाँ पर काट दीजिए, यहाँ पर काट दीजिए, और यहाँ पे इसको लगा दीजिए, इधर से इधर लगा दीजिए। छुइएगा ना तो आपको मतलब कि बल्ब जलना चाहिए तो आप ही को जला देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि वो विद्युत का सुचालक होता है। इसका परफेक्ट आंसर हीरा हो जाएगा। इसके बाद देखना, कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है। ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, हद से ज्यादा जरूरी है। ये पॉइंट को समझना, कहा जा रहा है कि कौन सा लेंस अभिसारी, अगर अभिसारी रहे तो क्या बोलेंगे, अपसारी रहे तो क्या बोलेंगे। पॉइंट समझिएगा 20 नंबर में। तो सबसे पहले अगर अभिसारी रहे, अभिसारी, तो आप कहिएगा उत्तल लेंस। अगर अपसारी रहे, अपसारी रहे, तो आप कहिएगा अवतल लेंस। लेकिन याद कैसे रहेगा, आज याद करेंगे कल भूल जाएंगे। तो इसके लिए हम ट्रिक लाए हैं, देखिएगा ध्यान से। ऊ, यहाँ ऊ देखो, ऊ, और यहाँ अ देखो। तो अ पहले आता है कि ऊ पहले आता है, आप बोलोगे अ पहले आता है। तो इसमें भी देखो सब सेम है, सिर्फ ये वाला चीज ये वाला चीज जो डिफरेंस है ना, ये वाला चीज डिफरेंस है, अलग है। तो प पहले आता है कि भ पहले आता है, तो आप कहोगे पहले प आता है। तो बस हो गया। अवतल माने पहले अ आया, तो अपसारी माने पहले प आया। उतल उ बाद में आया, अभिसारी भ बाद में आया। ना समझे ना, दो बार पढ़िएगा, अपने आप समझ जाइएगा, लेकिन हमारे बतवा को याद रखिएगा। अवतल में अपसारी, उतल में अभिसारी। देखो ई पहले आता है, ई बाद में आता है, पफा तो यादे होगा। तो ई पहले आता है मतलब कि अपसारी, देखो अपसारी पहले आया तो वो अवतल हो जाएगा,
अपसारी पहले आया, प आया, अवतल हो जाएगा। अभी सारी बाद में आया, भ बाद में आया ना, तो भ बाद में आया तो उतल हो जाएगा। फर्क समझिएगा, ये समझ गए तो समझ लीजिए, एक नंबर कंफर्म हो गया। और धीरे धीरे सारे चीजों को समझाऊंगा। पहले ये बताओ 21 नंबर, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? अपसारी है, प पहले है, प पहले है, तो यहाँ पे अवतल पहले हो जाएगा, ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। तो इसमें डाउट ना रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, फोटोग्राफी कैमरा में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, आप सभी के एग्जाम में रिपीट होगा या फिर ना होगा वो सब बात छोड़िए, पहले एक चीज इसे याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में 100% है कि आएगा। तो फोटोग्राफी कैमरा का जो मतलब कि होता है ना, फोटोग्राफी कैमरा, तो उसमें उत्तल लेंस लगल रहता है, बात समझ लीजिएगा, उसमें उत्तल लेंस रहता है। आगे समझिएगा, यहाँ पे अगला जो पॉइंट है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है ना, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? अभी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, रेखीय आवर्धन का मैंने आप सभी को बताया मात्रक विहीन, और लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। तो 23 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सभी लोग 23 का बी याद कीजिएगा। आगे देखिएगा, एक डायोप्टर अब किसके बराबर होता है? अब ई वाला पॉइंट बहुत मतलब कि तगड़ा है, एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? तो एक डायोप्टर जो होता है, एक पर मीटर, 1 पर मीटर। अब एक कैसे आप सोच रहे होंगे किस तरीका से, हमको तो समझ नहीं आ रहा है कि एक डायोप्टर किसके बराबर है। तो एक मतलब कि मतलब कहने का ये है कि 1/मीटर। अभी कैसे होता है समझिएगा, जो डायोप्टर होता है उसको पी से सूचित किया जाता है, पी से सूचित किया जाता है, और जो फोकस होता है उसको एफ से सूचित किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, P बराबर 1/f होता है, P बराबर 1/f होता है। अब एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? तो ध्यान दीजिएगा, एफ का जो होता है ना, मीटर होता है ना, एफ का मीटर होता है, यानी कि फोकस का मीटर होता है। तो ये एक का एक, तो पहले एक डायोप्टर हो गया, एक डायोप्टर ये हो गया, और एक आइए 1 मीटर हो गया, 1 मीटर हो गया। आप कहोगे सर 1 से 1 तो कट जाएगा, अरे भाई 1 से 1 कटेगा, लेकिन एक ऊपर रहेगा तो ऊपर एक रहबे करेगा, नीचे m रहेगा, 1/m के बराबर। ये बात समझ में आई? इसी प्रकार से जैसे कि P बराबर 1/f, एक डायोप्टर बराबर होता है, और 1 में आप फोकस लगल रहता है, ठीक है, फोकस का मीटर होता है, इसीलिए 1/मीटर याद रखिएगा। आगे देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगी? अरे भाई ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसे हम समझाने का भी प्रयास करेंगे, बस ध्यान दीजिएगा। इसमें यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? 20 सेंटीमीटर फोकस है। पहले 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा, तो क्या काम करेंगे? आप कहोगे सिंपल है, जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलना रहता है तो 100 से भाग दिया जाता है, 100 से भाग दिया जाता है, 1 मिनट। इसको हम क्या लिखेंगे? 20 सेंटीमीटर बराबर 20 सेंटीमीटर बराबर 20/100 है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीटर। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये 20/2500 यानी 1/5 मीटर। अब 1/5 मीटर को जब हम पलट देंगे तो 5/1 हो जाएगा, तो 5/1 डायोप्टर हो जाएगा, 5/1 डायोप्टर हो जाएगा। ऐसा ही करना है। अब आपको क्या काम करना है? 40 सेंटीमीटर को बदलना है। तो जब 40 सेंटीमीटर को बदलिएगा तो बटा में सबसे पहले 100 दीजिएगा। चलिए दे दिए, A0 से E0 1 और अधिया 5, 1 और अधिया 2, यानी 2/5 मीटर, 2/5 मीटर। अब 2/5 मीटर डायोप्टर में बदलना है, पलट देंगे 5/2, 5/2। अब 5/2 मतलब आप जानिए रहे हो कितना होता है? 2.5 डायोप्टर।
तो उसी प्रकार से आप हमको क्या कीजिएगा, आप हमको 50 सेंटीमीटर बदल के बता दीजिएगा, उसके बाद में 20 सेंटीमीटर को बदल के बता दीजिएगा। 20 तो हमने बता दिया, 10 सेंटीमीटर, ठीक है 10। आगे समझिएगा, ये वाला क्वेश्चन है, किस पदार्थ से लेंस नहीं बनाया जाता है। ऐसा बार बार एग्जाम में आता है कि किस चीज से लेंस नहीं बनाया जाता है, तो यहाँ पे मिट्टी जो है इससे लेंस नहीं बनाया जाता है, तो 26 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है 26 का डी हो जाएगा। आगे देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। अब भाई बात ये भी आती है कि जब हमने परावर्तन पढ़ ही लिया तो अपवर्तन का भी क्वेश्चन ऐड कर दो, तो इसमें परावर्तन अपवर्तन का भी क्वेश्चन ऐड कर दिए, इसीलिए टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो प्रकाश के अपवर्तन के जो होते हैं 2 नियम होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। मजेदार क्वेश्चन है। अब ई वाला क्वेश्चन का फॉर्मेट देखिएगा, कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है। कांच में प्रकाश की चाल होती है, डायरेक्ट है, अधिक, कम, समान या फिर शून्य। तो भाई यहाँ पर जो पॉइंट है वो बहुत परफेक्ट है, इसको बारीकी से पढ़िएगा। तो यहाँ पे किसकी अपेक्षा ये तो बात नहीं की जाती है, लेकिन डायरेक्ट पूछ दिया कांच में प्रकाश की चाल तो कम कह देंगे, ठीक है। वायु की अपेक्षा, जो कि क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया होगा, निर्वात की अपेक्षा, ठीक है। तो ये वाला चीज अगर वहां भी ऐसा है तो कह दीजिएगा कम रहता है, क्योंकि सबसे ज्यादा निर्वात में, तब वायु में, तब इसका कबाड़ी आता है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, कहा जा रहा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु वक्रता केंद्र पर रखने पर उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अब ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब मैं आप सभी को बताऊंगा ना वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, ये सब चीज, तो उसमें आप सभी को बता दूंगा कि किस तरीका से कौन सा आकार कब बनेगा। लेकिन अभी याद कर लीजिएगा ऑप्शन सी समान आकार का, जैसे कि मान लीजिए अवतल दर्पण है ना, तो इसका इसका जो है, इसका ये जो चीज इसका त्रिज्या होगा, इसका जो केंद्र होगा वो उसको सी, और इस तरीका से आके यहाँ मिलता है ना एफ, तो कहा जा रहा है कि जब वस्तु यहीं पर रहेगा तो कैसा प्रतिबिंब इसका बनेगा, तो समान आकार का बनेगा, ठीक है। अगर ये वाला क्वेश्चन अगर आपको याद है तो बताओ, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। अभी हमने आपको बताया है थोड़ी देर पहले अवतल लेंस में कि अवतल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक नहीं, अवतल दर्पण था, वो दर्पण था, अवतल दर्पण का धनात्मक, अवतल दर्पण की ऋणात्मक। लेकिन ये है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो उत्तल लेंस की भी फोकस दूरी धनात्मक होती है, इहो याद कर लीजिएगा, ठीक है। उत्तल लेंस की भी फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब पॉइंट बात समझ लीजिएगा, ठीक है। पॉइंट अगर समझ लीजिएगा ना तो सब कुछ समझ जाइएगा। उत्तल लेंस की मोटाई कहाँ अधिक होती है, तो उत्तल लेंस इस तरीका से होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया। तो बीच में ज्यादा मोटा है, आड़ी आड़ी पतला है, बीच में ज्यादा मोटा है, बीच में ज्यादा मोटा है, आड़ी आड़ी पतला है, देख लो ये हो गया, यही है आपका उत्तल लेंस। इसके बाद ये वाला पॉइंट देखिएगा कि अवतल लेंस की मोटाई कहाँ होती है, तो अवतल लेंस इस तरीका से रहता है, इस तरीके से। अब ये देखो, ये इस तरीका से हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ तो पतला है, ये किनारों पर मोटा रहता है, किनारों पर मोटा रहता है। 32 का बी सही हो जाएगा, तभी याद रखिएगा। आगे देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो कहा जा रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध क्या चीज होता है। ये वाला बहुत बारीकी से समझिएगा। कहने का मतलब यह है कि जो फोकस दूरी होती है कोई भी दर्पण की, वो वक्रता त्रिज्या की एकदम आधी होती है, मतलब F बराबर R/2। ये सिद्ध करके बताऊंगा, क्योंकि इस वर्ष के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक याद कर लीजिए, F बराबर R/2 होता है, R/2 होता है, 33 का यहाँ पर B हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कहा जा रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। कभी भी अगर जिंदगी में आप पढ़ रहे हो ना, तो कभी भी इससे भेंट होके काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो वो सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है ना। कभी भी काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। फिर से मैं बता रहा हूँ,
काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, हमेशा याद रखना। 34 का यहाँ पर तो भी हो ही जाएगा। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग बता सकते हो। 35 नंबर का चलो अब आप लोग कमेंट में बता दीजिए, ठीक है, कमेंट में बता दीजिए 35 का क्या हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है कि पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है लकड़ी, कांच, पत्थर या फिर लोहा। अब भाई पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? जिससे प्रकाश आर पार कर जाए। लकड़ी से प्रकाश आर पार करते हुए देखा है, पत्थर से देखा है, लोहा से देखा है, लेकिन कांच, सनग्लास, चश्मा या फिर कुछ भी हो गया, कांच जो हो गया, कांच से प्रकाश पार कर जाता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन जो होता है माध्यम में परिवर्तन के कारण, चाल में परिवर्तन के कारण। तो ये सब चीज आप कह सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? चाल में परिवर्तन, माध्यम में परिवर्तन रहता है वो बोलते हैं। तो 37 का ए हो जाएगा, 37 का ए हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत दमदार है। 38 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कब बड़ा होता है? तो अवतल दर्पण के द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है वो फोकस के जब भीतर रहता है ना तब बड़ा बनता है, और जब फोकस से दूर जाने रहता है, दूर जाते रहता है तो वो छोटा बना, मतलब कि छोटा बनने लगता है। तो वही ना आपको बताया कि वक्रता केंद्र पर जब जाएगा तो बराबर आकार का बनेगा। उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है ना, उत्तल दर्पण के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो एक चीज बारीकी से आप लोग अगर नोट किए होंगे, मैंने आप सभी को बताया कि मतलब कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब चाहे आभासी प्रतिबिंब दोनों एक ही होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। तो उत्तल दर्पण में कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो हमेशा जब काल्पनिक बनेगा तो सीधा तो बनबे करेगा, तो सीधा और छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में सीधा और छोटा बनता है, बात समझिएगा। आगे देखिएगा 10 क्वेश्चन और है। कहा जा रहा है कि अपवर्तनांक का सूत्र है। अपवर्तनांक का सूत्र अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो अभी मत हो, क्योंकि अपवर्तनांक का सूत्र यहाँ पर ये हो जाएगा, ऑप्शन है n बराबर c बट्टा का v, ठीक है। आगे ये वाला चीज है, प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में होती है? देखो 4 ऑप्शन है। अब अधिकतम के चक्कर में सभी लोग आएगा एक बार में मार देगा वायु, पढ़ेगा क्वेश्चन नहीं। तो आप लेकिन क्वेश्चन को पढ़िएगा, यहाँ पे अधिकतम कहता तब यहाँ पे वायु होता है, लेकिन न्यूनतम कहा जा रहा है। तो चारों में से न्यूनतम आपका हो जाएगा हीरा में, क्योंकि सबसे कम प्रकाश की चाल हीरा में होती है, इसी कारण से सबसे कठोर होता है, इसी कारण से सबसे चमकदार होता है, इसी कारण से उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो इस सब चीज, इस सब पॉइंट आप लोग नोट करते चलिएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन देखो, लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है? हमने आपको बताया ना कि P बराबर 1/f होता है, P बराबर 1/f होता है। ये देखो आ गया ना, आ गया 42 का B हो जाएगा, ठीक है, 42 का B हो जाएगा। आगे देखिएगा, दर्पण के सामने वस्तु कहीं भी रखने पर सीधा प्रतिबिंब किसमें बनता है ना? सीधा प्रतिबिंब किसमें बनता है? 43 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे उत्तल में और मतलब कि समतल में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। उत्तल में और समतल में कभी भी क्या होता है, सामने रखने पर जो होता है प्रतिबिंब की अगर मैं बात करूँ तो सीधा बनता है, ठीक है, सीधा बनता है, कहीं भी रखिएगा सीधा बनेगा। उसके बाद दर्पण की मुख्य धुरी क्या होती है? दर्पण की मुख्य धुरी क्या होती है? तो सबसे पहले जान लीजिए ध्रुव और केंद्र, है ना, ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली रेखा। जैसे कि मान लीजिए ये वाला चीज है, ये दर्पण का, इसको ध्रुव बोला जाता है और ये केंद्र होता है। तो इन दोनों को जो मिलाता है ना, ये वाला रेखा मिला रहा है, तो इसी रेखा को बोला जाता है मुख्य धुरी। क्या बोला जाता है? मुख्य धुरी बोला जाता है। उसके बाद दर्पण का ध्रुव क्या होता है? मध्य बिंदु, किनारा, फोकस या फिर केंद्र। तो दर्पण का ध्रुव भाई बोलो,
दर्पण का ध्रुव क्या होता है, मेन पॉइंट, यानी कि पूरे मेन बीच वाला पॉइंट होता है, मेन पॉइंट होता है ना, मध्य पॉइंट होता है। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। 45 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन, लेंस का प्रकाशीय केंद्र क्या होता है। तो लेंस का जो प्रकाशीय केंद्र होता है वो भी आपका मध्य बिंदु ही होता है। ऑप्शन इसका भी ए हो जाएगा। इसके बाद उत्तल लेंस के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है। तो उत्तल लेंस में देखो, हमेशा अगर मैं बात करूँ ना, उत्तल लेंस में अधिकतर काल्पनिक बनता है, लेकिन किस स्थिति में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो फोकस से जब बाहर रहता है ना, तो लिख दीजिएगा कि जब उत्तल लेंस में वस्तु फोकस के बाहर जाने लगता है ना, फोकस के बाहर दूरी पर जाने लगता है, तब वो वाला चीज आपका क्या होता है, वास्तविक बनने लगता है, ठीक है। इसके बाद ये वाला पॉइंट है कि अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। भाई अभी हमने आप सभी को ऑलरेडी बता रखा कि अवतल लेंस के द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद ये क्वेश्चन है कि प्रकाश का परावर्तन किस पर होता है। तो प्रकाश का परावर्तन खुदरी सतह पे थोड़ी होगा, परावर्तन जिस पे लाइट रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, है ना। तो प्रकाश का परावर्तन यहाँ पे देखो, सबसे पहला चीज, अगर खुदरी सतह हो के तो अपने आप से सोच करके देखो, खुदरी सतह पे रिफ्लेक्ट कहाँ से होगा, अवशोषित कर लेगा। चिकना सतह होना चाहिए। तो अगर कहीं आपको कोई बोले कि नहीं खुदरी सतह होगा, तो नहीं, चिकनी सतह हो क्या, इसे होने के लिए तो खुदरी सतह पे नहीं होगा, नहीं होगा, चिकनी सतह चाहिए अब बढ़िया तरीके से होने के लिए, ठीक है। इसके बाद प्रकाश की एसआई इकाई क्या होती है। प्रकाश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले प्रकाश का एसआई मात्रक यहाँ पे आपसे पूछे तो आप क्या बताइएगा, प्रकाश का सही मात्रक। ये हमें आप कमेंट बॉक्स में लास्ट क्वेश्चन का जवाब जरूर बता दीजिएगा, आप चाहे जैसे बताइए। तो आई होप कि आज का ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।